अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 ऑटम 22 की डिस्कशन हमारी चल रही थी उस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। इस क्वेश्चन हमारे पास अगर मैं देखूँ तो 4 क्वेश्चन थे जी। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 6 था सेक्शन बी में इन्वेस्टर अप्रेजल का। क्वेश्चन नंबर 7 है P&L बजटिंग का। क्वेश्चन नंबर 8 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 9 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके आता हूं जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे है। मुझे लगता है कि उसको करना ज़रा बेहतर रहेगा। इन जनरल बजटिंग का जो क्वेश्चन होता है इन जनरल थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आखिरी क्वेश्चन के तौर पर रखा हुआ है। एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है ज़रूरी नहीं कि टफ हो, लेकिन एक थोड़ा सा जहन में एक पास्ट पेपर्स के प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस जो है वो बिल्ड हुआ है। वो मेरे दिन में यही है कि भाई बजटिंग का क्वेश्चन थोड़ा तंग कर सकता है, तो हम पहले इन्वेस्टर अप्रेजल कर लें। वो तो सीधे सीधे इन्फ्लेशन है नहीं है, डिस्काउंटिंग एनपीवी इस तरह का सवाल होता है, तो लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं जी। सबसे पहले हमेशा सवाल रिक्वायरमेंट से पढ़ा जाता है, तो लेट्स गो टू द रिक्वायरमेंट। By using net present value method, determine the discount rate at which launching of Gladiator would be financially feasible। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट से ना मुझे थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि टेक्निकली इस रिक्वायरमेंट में छोटा सा फॉल्ट है, कुछ ना कुछ मसला हो जाता है आई कैप के क्वेश्चंस में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ऑन माय प्रोफेशनल जजमेंट इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी खामी है, क्योंकि इसमें कहा गया डिस्काउंट रेट बताओ जिस पे प्रोजेक्ट को लॉन्च करना फीजेबल है। नॉर्मली हमें क्या किया जाता है, हमें डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में दिया जाता है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। एनपीवी एनालिसिस के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे प्रोजेक्ट्स को डिस्काउंट करते हैं। एनपीवी पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं जी प्रोजेक्ट फीजेबल है। जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दी गई है, जो भी डिस्काउंट रेट हमें दिया गया है, उस पर प्रोजेक्ट फीजेबल है। और अगर हमें जो डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी जाती है उस पर प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो हम कंक्लूड करते हैं प्रोजेक्ट फीजेबल नहीं है। अच्छा, जस्ट फॉर डिस्कशन से, अगर एक प्रोजेक्ट के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी गई है 10% और हमने 10% पे हमने एनपीवी कैलकुलेट की, वो पॉजिटिव आई, तो क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ 10% पे ही फीजेबल है? द आंसर इज नो। प्रोजेक्ट तो डिफरेंट रेट्स पे फीजेबल होगा। 10 से नीचे जितने भी रेट्स हैं डिस्काउंट रेट, उन सब पे इसकी एनपीवी पॉजिटिव ही आनी है। हाँ, 10 से ऊपर 11-12 कहां तक एनपीवी पॉजिटिव आती है वो हमें नहीं पता, लेकिन जहां तक एनपीवी पॉजिटिव आएगी उन तमाम रेट्स पे प्रोजेक्ट फीजेबल रहता है। इसका मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेट पे फीजेबल नहीं होता, प्रोजेक्ट तो मल्टीपल रेट्स पे फीजेबल हो सकता है, एज लॉन्ग एज उस रेट पे, डिस्काउंट रेट पे प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है। तो इस लिहाज से ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। वो कहते हैं डिस्काउंट रेट बताओ, तो एक डिस्काउंट रेट तो होता ही नहीं है। मैं सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, उसकी रिक्वायरमेंट को फिर मैं आगे लेके चलूंगा, जो कि मेरे हिसाब से करेक्शन है एक तरह की, आप कह सकते हैं। डिटरमिन द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट एट विच लॉन्चिंग ऑफ ग्लैडिएटर वुड बी फीजिबल। अब आप समझिए जरा कि लेट्स अज्यूम 10 पे एनपीवी पॉजिटिव है, 11 पे पॉजिटिव है, लेट्स अज्यूम 12 पे 0 हो जाती है। 12 पे एनपीवी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब 12 से ऊपर जो भी डिस्काउंट रेट होगा उसमें एनपीवी नेगेटिव रहती है। सो मैक्सिमम डिस्काउंट रेट जिस पे प्रोजेक्ट फीजेबल है वो रेट होगा जिस पे एनपीवी 0 हो जाए। मैक्सिमम डिस्काउंट रेट जिस पे प्रोजेक्ट फीजेबल रहता है वो रेट है जिस पे प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 हो। और प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 हो, वो रेट कैसे ढूंढा जाता है? आईआरआर से। अब ये इस क्वेश्चन में कैच था कि उसने लिखा हुआ यूजिंग एनपीवी एनालिसिस, लेकिन असल में हमने यहां पे प्रोजेक्ट का आईआरआर निकालना है। और ये जैसे मैंने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक ये इस क्वेश्चन की एक एरर है। अगर किसी स्टूडेंट के नज़र में इससे कोई मुख्तलिफ राय हो या आपको कोई और डिफरेंट राय दी गई हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लाइक टू सी एंड लर्न फ्रॉम दैट। मेरी राय में ये एक टाइपो है जिसको मैंने यहाँ पे ये रेक्टिफिकेशन डाली कि यहाँ पे
रिक्वायरमेंट बनती है बाय यूजिंग एनपीवी मेथड डिटर्मिन द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट एट विच लॉन्चिंग ऑफ ग्लैडिएटर वुड बी फाइनेंशियली फिजिबल, ऑल कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अज्यूम कीजिएगा जिस साल का कैश फ्लो है उस साल के एंड पे आएगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं जी। इस्लामाबाद यूनिवर्स, अच्छा मुझे लगता है ये जिसने क्वेश्चन बनाया ना, ये इसको पीएसएल में कोई ख़ास इंटरेस्ट था। पिछला क्वेश्चन में बड़ा एलक्यू, लाहौर कोशट, लाहौर कलंदर, ये इस्लामाबाद यूनिवर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड बन गया। एनीवेज, तो IU is engaged in the production and sales of various consumer products. The management is in the process of launching a new product, Gladiator. You have been provided the following information in this regard. क्या information है जनाब? IU has outsourced the due diligence of Gladiator at the cost of 2,50,000 which is payable shortly. अच्छा जी, ड्यू डिलीजेंस की टर्म से आप फेमिलियर हैं या नहीं? तो आई एम नॉट श्योर कि मेरी क्लास में हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पोर्शन में ये टर्म डिस्कस हुई, बट इट इज़ मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। बेसिकली ड्यू डिलीजेंस से मुराद होता है किसी डाटा के लिए, किसी डाटा के या फैक्ट्स की वेरिफिकेशन की असाइनमेंट किसी को देना। जैसे IU प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रही है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को या किसी कंसल्टेंट को वो हायर करे कि जी मेरी ये अजम्पशन है, मेरा ये डाटा है रेवेन्यू और कॉस्ट के बारे में, इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी आप वेरिफिकेशन करके दें कि मेरी ये असेसमेंट ठीक है, मेरे अंदाजे ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक मार्केट सर्वे करके और कुछ टूल्स अप्लाई करके मुझे बताइए जिस डाटा को लेके मैं फिजिबिलिटी करने जा रहा हूँ क्या ये डाटा ठीक है। तो इस केस में ड्यू डिलीजेंस से मुराद ये है। तो उसने कहा जी ड्यू डिलीजेंस करवा ली हुई है, किसी कंसल्टेंट से 2,50,000 उसके पे होने वाले हैं। तो भाई फिजिबिलिटी का क्वेश्चन है, ये तो पास्ट कॉस्ट है, ये तो संक कॉस्ट है, हमें साथ साथ मार्क करते जाएं। ये तो संक है, छोड़ेंगे, आगे चलते हैं। ए स्पेशलाइज्ड मशीन कॉस्टिंग 25 मिलियन वुड बी नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लैडिएटर। ये क्या प्लांट मशीन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। मशीनरी वुड बी फाइनेंस्ड बाय अ बैंक लोन दैट वुड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%. ओके, the machine would be expected to produce 10,000 units in the first year of its operation. However, the production will reduce by 10% and 15% in second and the third years, respectively. At the end of third year, an overhauling would be carried out at the cost of 2.5 million. This would result in continuation of third year's production in the fourth and fifth year. तो तीसरे साल में जो प्रोडक्शन होगी, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में भी वही प्रोडक्शन जारी रहेगी। द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अदर देन डेप्रिसिएशन ऑफ ग्लैडिएटर वुड बी 1600 and 750 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्लैडिएटर वुड बी 1 million per annum, whereas variable operating cost would be ₹100 per unit. The machine would have an estimated useful life of 5 years. After which it could be scrapped for 5 million. 5 साल लाइफ, 5 साल बाद 5 million की स्क्रैप। द मशीन एंड ओवरऑलिंग कॉस्ट वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द एप्लीकेबल टैक्स रेट वुड बी 30% एंड टैक्स वुड बी पेएबल रिफंडेबल इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी एसेट वुड अकर। लाइबिलिटी एसेट का मतलब अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पे टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, और अगर आपका लॉस आएगा तो लॉस पे आपका एसेट बनेगा। मतलब लॉस पे आप इनकम लेंगे। अगर आपके पास, आई रिपीट, टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ गए तो प्रॉफिट्स पे टैक्स पेमेंट आएगी, और अगर आपके पास टैक्सेबल लॉस आ गया तो वो लॉस के अगेंस्ट आप टैक्स सेविंग लोगे, पैसे रिकवर करोगे। All revenues and costs are quoted in on today's rate. मतलब उसने कहा जो डाटा आपको दिया ना ऊपर वो आज की टुडेज रेट पे है, मतलब रियल टर्म में है। मतलब इस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन भी आने वाली है। सारा डाटा ऊपर जो गुजरा वो रियल टर्म में है। द एस्टिमेटेड एनुअल इन्फ्लेशन of 8% would be applicable for all revenues and costs that arise from first year and onwards. Current
रियल टर्म में जब डाटा आए तो वी नो इन्फ्लेशन 1 से ही अप्लाई होना शुरू हो जाती है। उसने लिख भी दिया है, ना भी लिखना, बट हमें पता है। देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ ग्लैडिएटर्स इन एनी ऑफ द 5 years। कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, मतलब जितने यूनिट्स आपने बेचने हैं वो सारे के सारे बनाएंगे, सारी की सारी कॉस्ट इनका आप करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ये आ गया डाटा। अब इस डाटा के मुताबिक हमें फिजिबिलिटी करनी है, और फिजिबिलिटी के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या हमें रियल अप्रोच से सवाल हल करना है या नॉमिनल अप्रोच से करना है। तो हमारी गाइडलाइन है कि अगर कंपनी टैक्सेस पे करती है तो हम नॉमिनल अप्रोच से सवाल को हल करते हैं। नॉमिनल अप्रोच से सवाल हल करने का मतलब तमाम कैश फ्लोज को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे, तमाम रियल कैश फ्लोज को मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट को हम डिस्काउंट करेंगे मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। अच्छा, यहां पे अब एक इशू जो नॉर्मली मैंने नोट की क्वेश्चन पढ़ते हुए, बिल्कुल ठीक है जी, हमें उसने मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ फंड्स मांगा है। तो ठीक है, हमने यहां पे अब करना क्या है जी, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज बनाने हैं और उन कैश फ्लोज की हमने IRR निकालनी है। हमने उनकी IRR निकालनी है, और वो जो IRR होगी दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट विच इज अफोर्डेबल। दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट विच इज अफोर्डेबल, जिस पे प्रोजेक्ट फीजेबल होगा। उससे नीचे कोई भी रेट होगा, प्रोजेक्ट उस पर भी फीजिबली रहने वाला है, लेकिन जो IRR आएगा दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट जिस पे प्रोजेक्ट फीजेबल रह सकता है। IRR से नीचे कोई भी रेट होगा, डिस्काउंट रेट होगा, प्रोजेक्ट उस पर भी फीजेबल रहेगा, लेकिन IRR से कोई ऊंचा डिस्काउंट रेट आ गया तो NPV नेगेटिव हो जाएगी, प्रोजेक्ट फीजेबल नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब हम इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ है 5 साल और टैक्सेस सेम ईयर में पे होने हैं, तो इसका मतलब हमें कैश फ्लो 0 से 5 तक ही बनाने हैं। हमें कैश फ्लोज 0 से 5 तक बनाने हैं। अच्छा जी, ये हमें कुछ दिक्कत दे रहा है हमारा स्केल, तो इस स्केल को हम डिस्कार्ड करते हैं और हम कोई और हल बनाते हैं इसका जी। प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल है, तो हम सबसे पहले NPV के हिसाब से 5 साल का डाटा 5 कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 and 5। हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, और हमारे जो कैश फ्लोज हमारे आएंगे, सबसे पहले इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके कैश फ्लोज लेंगे। फिर हम ओवरहॉलिंग कॉस्ट भी लेंगे, वो भी कैपिटल कॉस्ट है, उसको भी हम यहाँ पे लाएंगे। इसके बाद हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेते हैं। रेवेन्यू और कॉस्ट सारे हम वहाँ पे हैंडल करेंगे। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इसकी वर्किंग बनाएंगे हम। देन हम टैक्सेशन लेके आएंगे। देन वी विल हैव नेट कैश फ्लोज, इसको फिर हम डिस्काउंट करेंगे। इससे एक मैं डिस्काउंट फैक्टर 5% का ले लूँगा, बल्कि डिस्काउंट फैक्टर हम ले लेते हैं जो एग्जामिनर ने लिए हुए हैं, ताकि हमारा काम ज़रा आसान रहे। एक हम 9% का ले लेते हैं, इसकी हम PV लेंगे और हम NPV एट 9% ले आएंगे। फिर हम डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे 12% का, फिर इसकी PV और इसकी NPV ले आएंगे। देन वी विल डू इंटरपोलेशन, या इंटरपोलेशन की मदद से IRR। ठीक है जी, तो ये जी हमारा तकरीबन फॉर्मेट टेबल हमने कंप्लीट किया। मैं क्लास में भी जब सवाल कराता हूँ तो मैं जनरली बच्चों को यही इनकरेज करता हूँ कि पढ़ते हुए अच्छी तरह पढ़ लो, सोच लो और फॉर्मेट पहले बना लिया करो। और फॉर्मेट में आपने देखा जैसा मैंने एक एक लाइन छोड़ के बनाया, ताकि अगर कोई आइटम मुझसे मिस हो जाए तो मेरे पास यहाँ पे कोई जगह होगी उस आइटम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए।
अच्छा जी, अब हम काम शुरू करते हैं। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें जो क्वेश्चन में बताई गई है वो 25 मिलियन है। मिलियन में डाटा है तो मैं इसको मिलियंस में ही लेके चलता हूं, मैं उसको रुपीज़ इन मिलियन में ही डील करता हूं। तो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरी 25 मिलियन की है और हमें ख्याल रखना है कि जीरो के कैश फ्लो पे इन्फ्लेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आता। इन्फ्लेशन ओनली इफेक्ट्स फ्यूचर कैश फ्लो। और जो है जी रेजिडुअल वैल्यू 5 साल बाद, उसको मैं यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर लेता हूं। 5 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू है, 5 मिलियन की मुझे रेजिडुअल वैल्यू गिवन है और इस रेजिडुअल वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है मनी टर्म में। तो 5 मिलियन इंटू 1.08 रेज टू पावर 125, 5 मिलियन इंटू 1.08 इन्फ्लेशन और रेज टू पावर 5, 7.35, 2 डेसिमल तक हम काम करते हैं। 7.35, ये जी मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू आ गई। ओवरऑलिंग कॉस्ट है जनाब। ओवरऑलिंग कॉस्ट के बारे में हमें बताया गया है नोट नंबर 3 में, और ओवरऑलिंग कॉस्ट है 2.5 मिलियन, तीसरे साल के एंड पे है। तो 2.5 है और तीसरे साल के एंड पे है, तो 3 साल की इन्फ्लेशन लग जाएगी इस पे। 2.5 मल्टीप्लाइड विद 1.08 रेज टू पावर 3, तो ये जनाब 3.15 की यहां पे आ गई जनाब हमारे पास ओवरऑलिंग कॉस्ट। तो ये कैपिटल एसेट रिलेटेड कैश फ्लो मैंने ले लिया। और बाय द वे अब यहाँ पे आप समझिएगा कि जैसे जैसे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, मार्किंग स्कीम पे जाके देख लेंगे एंड में हर वैल्यू के इनकॉर्पोरेट करने का नंबर है। यहाँ पे मैंने 25 मिलियन लिखा, इसका को आधा नंबर मिल जाएगा। ये वैल्यू लिखी, इसके आधा एक नंबर होगा। ये वैल्यू लिखा पे 3 के नीचे, इसका एक आध नंबर मिलता जाएगा मुझे। मैं साथ साथ नंबर स्कोर करता जा रहा हूँ। अब नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर चलते हैं और इसके लिए मैं पहली वर्किंग 1 बनाता हूँ। अच्छा जी, वर्किंग 1 के रेफरेंस से थोड़ी सी बात ये सीखिएगा कि हमारे पास कुछ डाटा पर यूनिट है और कुछ डाटा सालाना है। जैसे प्राइस पर यूनिट है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट है, जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट है। देन वी हैव सम फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हमें जैसे गिवन है। तो जब हमें पर यूनिट डाटा और सालाना डाटा अलग-अलग दिया होता है तो हम पर यूनिट डाटा को पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहां से एनुअल कंट्रीब्यूशन आएगा। एनुअल कंट्रीब्यूशन में से एनुअल फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाते हैं। अच्छा, अब यहां पे इसका मतलब है हर साल की प्राइस में से हर साल की वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। अब हम डाटा हैंडल कर रहे हैं मनी टर्म में। क्या प्राइस की और वेरिएबल कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट फर्क है? द आंसर इज नो। अगर इन्फ्लेशन रेट दोनों का सेम, तीनों का सेम है, प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्फ्लेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट की इन्फ्लेशन, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट की इन्फ्लेशन, अगर ये सेम है तो हमें तीनों पे अलग-अलग इन्फ्लेशन लगाने की जरूरत नहीं। हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक ही दफा निकालेंगे और उस पर इन्फ्लेशन अप्लाई कर देंगे। तो मैं प्रेजेंट जैसे इसको करना चाहूंगा। अगर इन्फ्लेशन अलग-अलग होती, हर प्राइस अलग लेनी थी, हर वेरिएबल कॉस्ट अलग लेनी थी, फिर कंट्रीब्यूशन अलग निकालना था। इन्फ्लेशन अप्लाई करने के बाद प्राइस आनी थी, इन्फ्लेशन अप्लाई करने के बाद वेरिएबल कॉस्ट आनी थी और कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट मनी टर्म में आ जाना था। बट यहां पे हम थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं। हम हर प्राइस पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट पे अलग-अलग इन्फ्लेशन क्यों लगाएं? इन्फ्लेशन तो कॉमन है। जब इन्फ्लेशन कॉमन है तो हम फिर इन्फ्लेशन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पे जाकर लगाएंगे। ठीक हो गया? तो मैं जो प्रेजेंटेशन इसकी करना चाहूंगा, स्मार्ट प्रेजेंटेशन, जो कि मुझे लगता है कि एफिशिएंट रहेगी मेरे लिए। 5 सालों का डाटा है, 5 साल बिजनेस चलना है। तो लीजिए जनाब, ये 5 साल की हम यहां पे लाइनें खींचते हैं। अच्छा जी, 1 2 3 4 5। मैं इसको किस तरह प्रेजेंट करूंगा? सबसे पहले मैं लाऊंगा जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रियल टर्म में।
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रियल टर्म में भाई प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है नोट नंबर 4 में 1600 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी उसी नोट में गिवन है 750 माइनस वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें गिवन है जी ये नोट नंबर 5 में 100। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रियल टर्म में आ गया। ये आता है जनाब 1600 माइनस 750 माइनस 100। तो जनाब ये 750 का कंट्रीब्यूशन मेरा आ गया रियल टर्म में। 5 साल में मैंने इसको रियल टर्म में कंट्रीब्यूशन लिया और अब मैं एक ही दफ़ा इस पे इन्फ्लेशन फैक्टर अप्लाई करूंगा। 1.08 रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1.08 है, ये 1.08 रेज टू पावर 2 है, 1.08 रेज टू पावर 3, 1.08 रेज टू पावर 4, 1.08 रेज टू पावर 5। यहां से मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन मनी या नॉमिनल टर्म। तो 750 इंटू 1.08 810 इंटू 1.08 875 इंटू 1.08 945 इंटू 1.08 1020 इंटू 1.08 1102। ये जी मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एनुअल सेल वॉल्यूम के साथ, जो कि पहले साल है 10,000 यूनिट्स। अगले साल उसने कहा ये 10,000 में 10% कमी आ जाएगी, तो 10,000 का 90% ये 9,000 आ जाएगा। इससे अगले साल उसने कहा मज़ीद कमी आ जाएगी 15% की, तो 15% की मज़ीद कमी आएगी तो 9,000 का 0.85, तो ये बन जाता है जी 7650। फिर हमें कहा है जब मशीन ओवरऑल करा लेंगे तो अगले चौथे 5वें साल में यही वॉल्यूम रहने वाला है। लीजिए जी, अब आप आसानी से यहाँ पे एनुअल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुअल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम रुपीज़ इन मिलियन में अब आ जाएंगे। एनुअल कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? इफ़ दिस, अच्छा जी, एनुअल कंट्रीब्यूशन के लिए हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है 810, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 यूनिट से पहले साल के, तो हमारे पास एनुअल कंट्रीब्यूशन पहले साल का आ जाता है 8.1 मिलियन। इसी तरह नेक्स्ट ईयर हम 875 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और वॉल्यूम 9,000, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है 7.88 मिलियन। नेक्स्ट ईयर 945 मल्टीप्लाइड विद 7650, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7.23। नेक्स्ट ईयर 1020 मल्टीप्लाइड विद 7650, कंट्रीब्यूशन आ जाता है 7.80। और आखिरी साल 1102 इंटू 7650 सेम वॉल्यूम 8.43। लीजिए जी, ये हमारे पास 5 सालों का एनुअल कंट्रीब्यूशन रुपीज़ इन मिलियन में आ गया। अब इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमें उसने कहा हुआ है कि हमारी रहेगी जनाब, ये नोट नंबर 5 में बताया गया है 1 मिलियन पर एनम है। तो 1 मिलियन पर एनम ये तो रियल कॉस्ट है, तो हमने तो 1.08 रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में हो जाएगी 1.08 मिलियन। यहाँ पे एक इन्फ्लेशन और लग जाएगी 1.17, एक और इन्फ्लेशन लग गई 1.26, एक और इन्फ्लेशन लग गई 1.36 एंड एक और इन्फ्लेशन लगी तो 1.47। लीजिए जी, यहाँ से हमें जो वैल्यू अब मिलेगी ये मिल रही है हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है जी, पहला केस 8.1 माइनस 1.08, इट इज़ 7.02।
दूसरा केस 7.88 माइनस 1.117, इट इज 6.71. थर्ड केस 7.23 माइनस 1.26, 5.97. फोर्थ केस 7.8 minus 1.36, it is 6.44. Last case 8.43 minus 1.47, 6.96. लीजिए जी, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमारे पास आ गए हैं। अब इन कैश फ्लोज को हमें एक्सटेंड करना है ऊपर अपने मेन शेड्यूल में, और मेन शेड्यूल में ले जाने के लिए, क्योंकि अब क्लास में नहीं है, कैमरा टू कैमरा हम चल रहे हैं, तो फिर ये सारी जो अदरवाइज तो स्टूडेंट्स में डिक्टेट करवा देते हैं, अब मुझे अपने फ़ोन की हेल्प से पिक्चर खींच के ऊपर ले जाना पड़ा है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के इस्तेमाल की एक ये लिमिटेशन है, अकेले में अगर पढ़ा रहे हों तो जनाब ये जी वैल्यूज़ बन रही हैं आपकी 7.02, 6.71, 5.97, 6.44, 6.96. अब बारी आती है जी टैक्सेशन की। तो टैक्सेशन के लिए आपको पता है, मैंने जो तरीका आपको सिखाया हुआ है कि हम इसी वर्किंग वन को ही एक्सटेंड करते हैं, हम वर्किंग वन को ही एक्सटेंड करते हैं। और उसको एक्सटेंड करने का तरीका क्या है, हम इसमें से लेस कर देते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए हम वर्किंग 1.1 बनाएंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस हुआ तो देख लेंगे क्या है, पहले ये बनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। अच्छा जी, आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, इसमें चूंकि ओवरऑलिंग आ रही है और वो कैपिटल कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन लावेबल है, ओवरऑलिंग रेवेन्यू कॉस्ट नहीं है। हमने शायद क्लास में कोई क्वेश्चन देखा हुआ है जिसमें ओवरऑलिंग आई थी, बट इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने उस ओवरऑलिंग को रेवेन्यू कॉस्ट इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट फ्लो में ट्रीट कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया है ये ओवरऑलिंग कैपिटल नेचर की है। तो कैपिटल नेचर की ओवरऑलिंग को डील करना, आप यकीनन अकाउंटिंग में इसकी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, आपको आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे तवज्जो ज़रा कर लीजिएगा। तो वर्किंग 1.1 डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमने करनी है। तो टैक्स डेप्रिसिएशन एक कॉलम होता है जी, और दूसरा कॉलम होता है ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। यू मस्ट रिकॉल दैट। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हमेशा कॉस्ट पे चार्ज की जाती है। तो पहली डेप्रिसिएशन रहेगी 25 मिलियन का डेप्रिसिएशन का रेट हमें गिवन है जी, कितना जी 25%, 25%। तो 25 मिलियन का 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जी हम 25 इंटू 0.25, 6.25। और पहली डेप्रिसिएशन ईयर 1 में, और एसेट की लाइफ चलनी है 5 साल तक। 5वें साल में आनी है बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन। और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन क्या होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लांट पे कितनी हुई और WDVs की कितनी है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे अगर पहले छोटी सी कैलकुलेशन कर लूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया एक तो 25 प्लस ओवरऑलिंग की भी तो इन्वेस्टमेंट कर दी ना भाई। ओवरऑलिंग की कितनी इन्वेस्टमेंट की हमने 3.15। तो 25 एक इन्वेस्ट किया, 3.15 एक इन्वेस्ट किया, और ये जनाब रेजिडुअल वैल्यू है 7.35। तो 25 प्लस 3.15 माइनस 7.35, ये हमारी टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन है। दिस इज आवर टोटल अलाउबल डेप्रिसिएशन 25 प्लस 3.15 माइनस 7.35, इट इज़ 20.80। अच्छा, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऊपर चल के, स्टार्ट होगी 25 से डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हम लेते हैं WDV का 25%, 4.69। थर्ड डेप्रिसिएशन अगेन WDV का 25%, इट इज 3.52। अच्छा, अब क्या होने जा रहा है यहाँ पे,
कि भाई अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है वो सिर्फ WDV पे चार्ज नहीं होनी, उसमें ऐड हो जाएगा क्या, ओवरऑलिंग की कॉस्ट। तो हमारी WDV जो 3 साल के एंड पे आ रही है वो 25 माइनस 4.69 माइनस 3.52 है। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी जो ओवरऑलिंग की कॉस्ट 3.15 है, और चौथे साल में इस वैल्यू का 25% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जो कि होगी 4.99। एंड नाउ कम्स द बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन। और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बता चुका हूं कि जिस अंदाज में हम बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इट टेक्स केयर ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल यहां पे केटर हो जाती है। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट करेंगे ईयर 4 की डेप्रिसिएशन। ईयर 4 की डेप्रिसिएशन में हमने WDV लेनी है ईयर 3 के एंड पे, क्या आई, दैट विल बी 25 माइनस 6.25 माइनस 4.69 माइनस 3.52। ये WDV एट द एंड ऑफ ईयर 3 है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे 3.15 जो ओवरऑलिंग है। इस पे ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 25% डेप्रिसिएशन, 3.42 डेप्रिसिएशन यहां पे आई। अब हम बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन ले लेंगे। हमारे पास 20.8 टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड थी, जिसमें से हमने 6.25, 4.69, 3.52 और 3.42 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली हुई है। तो बाकी बच गया बैलेंसिंग 2.92। एंड यू शुड रिकॉल, जैसे मैंने आपको बताया, जिस अंदाज में डेप्रिसिएशन मैंने आपको कैलकुलेट कराई है, इस अंदाज में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो भी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन में एडजस्ट हो जाता है। ये प्रेजेंटेशन हमारी टैक्स डेप्रिसिएशन की ICAP के एग्जामिनेशन से फॉर्मेट फर्क है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। मुझे ये एफिशिएंट लगता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूं जनाब। तो ये डेप्रिसिएशन की फिगर्स हैं, इनको लेके अब हम जाएंगे मेन अपने शेड्यूल की तरफ। 5 साल की डेप्रिसिएशन को हम प्लेस करेंगे यहाँ पे जनाब। टैक्स डेप्रिसिएशन पहले साल की 6.25, दूसरे साल की 4.69, तीसरे साल की 3.52, चौथे साल की 3.42 और आखिरी साल गेन लॉस को डालने के बाद 2.92 है। नीचे जी यहाँ से अब हम ले सकते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स के लिए अब हम कैलकुलेटर अगेन यूज़ करेंगे। यहाँ पे 7.02 माइनस 6.25, इट इज़ 0.77। और साथ साथ मैं इसका टैक्स भी कैलकुलेट करता जाता हूँ। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, सो इन 2.3 0.23। नेक्स्ट 6.71 माइनस 4.69, ये जनाब 2.02 हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट है। इन 2.3 30% हमारा टैक्स रेट है जी। पॉइंट 61, 0.61
नेक्स्ट हमारा है जी 5.97 माइनस 3.52 2.45, इसका 30% टैक्स 0.74, नेक्स्ट 6.44 माइनस 3.42 3.02, इसका 30% 0.91, 6.96 माइनस 2.92। मैं कैलकुलेटर के इस्तेमाल में इतना कमांड नहीं है, क्लास में तो बच्चे करवा देते हैं, तो यहाँ पे तो वो इशू नहीं है, तो इसलिए ऊंच नीच हो जाएगी तो ज़रा देख लेना खुद ही। कोशिश तो कर रहा हूँ कि ठीक इस्तेमाल करूँ, बट आई एम नॉट वेरी गुड एट यूजिंग इट दीज डेज़। तो इसका जनाब 30% हम लेंगे, तो ये बन गया जी 1.21। टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब ये टैक्स की फिगर को उठा के हम ऊपर शेड्यूल पे ले जाते हैं दोबारा जनाब। टैक्स की फिगर्स को उठाएंगे और मेन एनपीवी कैलकुलेशन में यहाँ पे हम हर साल के रेलेवेंट जगह इसको फीड करेंगे। 0.23, 0.61, 0.74, 0.91, 1.21। लीजिए जी, टैक्सेस आपके आ चुके हैं। अब यहाँ से आप नेट कैश फ्लोज बना सकते हैं। नेट कैश फ्लोज ज़ीरो में 25 मिलियन नेगेटिव, 7.02 minus 0.23, 6.79, 6.71 minus 0.61, 6.1, 5.97 पॉजिटिव है, माइनस 3.15 एक नेगेटिव फिगर है, माइनस 0.74 दूसरी नेगेटिव फिगर है, इट इज़ 2.08, 6.44 माइनस 0.91, 5.53 और 7.35 रेजिडुअल वैल्यू है, प्लस 6.96 ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, माइनस 1.21 टैक्सेस हैं, इट इज़ 13.1। लीजिए जी, नेट कैश फ्लोज आपके पास आ गए हैं। इन नेट कैश फ्लोज को अब आप डिस्काउंट करके दो रेट्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, दो एनपीवीज आएंगी और दो एनपीवीज के बाद इंटरपोलेशन से आईआरआर ले सकते हैं। कैश फ्लोज को मैं अगर टैली करने की कोशिश करता हूं तो मुझे लग रहा है हमारे कैश फ्लोज बिल्कुल टैली हैं। बेशक हमारी प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन की थोड़ी फ़र्क है, टैक्सेशन की, डेप्रिसिएशन की। बेशक एग्जामिनर ने 1000 रुपीज़ में डाटा लिया हुआ, मैंने मिलियन में ले लिया, लेकिन हमारी वैल्यूज़ सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ डिफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टैली हैं। तो इसके आगे आईआरआर की कैलकुलेशन है, दैट इज़ द बेसिक स्टेप जो कि आप कर सकते हैं। उनको मैं अभी अपनी डिस्कशन में नहीं ला रहा। आईआरआर का फार्मूला जो है वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके से जब आईआरआर निकालेंगे तो इट विल कम टू अराउंड, एग्जैक्ट मैं अगर किताब से देखूँ, सोल्यूशन से देखूँ आई कैप का, तो 9.59% आ रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, दिस इज द मैक्सिमम रेट एट विच प्रोजेक्ट विल बी फीजिबल। 9.59 से नीचे कोई भी रेट हमें डिस्काउंट रेट मिल जाएगा, प्रोजेक्ट उस पर फीजिबल रहेगा। लेकिन 9.59 से ऊपर किसी रेट पे प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं होगा, एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 6 भी डिस्कस किया। तो इस पेपर में से हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। बजटेड पीएनएल का सवाल है एंड विल सी हाउ टू प्रोसीड। बजटेड पीएनएल के सवाल को कैसे मैनेज किया जाए तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब चलते चलते इसकी मार्किंग स्कीम पर भी बात कर लें ज़रा। इसकी मार्किंग स्कीम क्या है और इसके ऊपर कमेंट्स एग्जामिनर के क्या हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जनाब ये, क्या इश्यूज आए जी बच्चों को? मोस्ट एग्जामिनर्स फेल टू काउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन करेक्टली। सम अप्लाइड इट फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड।
बेटा जब डाटा आपको दिया जाए ना टुडेज प्राइसेस में, इसका मतलब जीरो की वैल्यू है, 1 से इन्फ्लेशन ऐड होगी। बाज का एग्जामिनर कहता है ये प्राइस पहले साल की है, जब उसने कहा ना प्राइस पहले साल की है तो फिर इन्फ्लेशन दूसरे साल से शुरू होनी है। लेकिन जब प्राइस टुडेज टर्म में है, टुडेज प्राइस में है, रियल प्राइस में है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन 1 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर रखिएगा, दोनों एग्जाम में आते हैं। मैनी एग्जामिनर्स फेल टू प्रॉपरली कैलकुलेट द लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन। मैंने तो आपको जो सवाल जितने भी कराए हैं, मेरा जो मेथड है मैं बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन से कराता हूं, जिसको मैंने यहां पे शो भी किया। ठीक है, उस तरीके से चलेंगे तो लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की टेंशन नहीं रहती, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की कोई टेंशन नहीं रहती। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग रेगुलर WDV दे टुक एंटायर रिमेनिंग बैलेंस एज टैक्स डिडक्टेबल डेप्रिसिएशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। हम तो स्क्रैप वैल्यू को अकाउंट फॉर करते हैं ना, हम टोटल डेप्रिसिएशन बनाते हैं जिसमें स्क्रैप वैल्यू हमने एडजस्ट की होती है, फिर हम बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन लेते हैं, विच इज परफेक्ट ट्रीटमेंट। Some examinees failed to correctly calculate the depreciation based on reducing balance method. They deducted estimated scrap value from cost. अच्छा, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि जब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकालनी है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ, लेकिन जब रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन निकालनी है तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है, उसमें रेजिडुअल वैल्यू एडजस्ट नहीं होती। ये देखा आपने, एग्जामिनर भी कह रहे हैं कि बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। Many examiners fail to ignore the due diligence cost and interest cost on the loan. Interest cost on the loan is financing cost. Financing costs are irrelevant. आपको बताया गया है कि जो डिस्काउंटिंग प्रोसेस होता है, फाइनेंस कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ देयर। फाइनेंस कॉस्ट कभी भी हमारी एनपीवी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होती, और ड्यू डिलीजेंस पास्ट कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, उसको भी इग्नोर करना था। तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों ने की, कुछ इनसे सीखिए और कुछ नज़र डाल दीजिए मार्किंग स्कीम पे। बाय द वे इस क्वेश्चन की परफॉर्मेंस क्या रही? बहुत ज़बरदस्त रही जनाब। 62% बच्चों ने पासिंग मार्क्स स्कोर किए। ये 62% बच्चों ने सवाल सही किया, ये नहीं बता रहा, 62% बच्चों ने इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स स्कोर किए। जैसे ये क्वेश्चन था 12 नंबर का, तो 6 और मोर स्कोर करने वाले बच्चे 62% थे, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर ओवरऑल। और मार्किंग स्कीम में जाए तो ये देखिए जनाब, आपके 12 नंबर के कितने हिस्से हुए हैं। सेल निकाला 1 नंबर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाले 2 नंबर। बाय द वे हमने ये सब चीज़ों को तो किसी और तरीके से प्रेजेंट किया, दैट डज नॉट मैटर। मशीन की परचेज शो की 25 मिलियन जीरो में, हाफ मार्क। डेप्रिसिएशन ओवरऑलिंग के साथ कैलकुलेट कर दी, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना दिया, 3 मार्क्स। टैक्स कैलकुलेट कर दिया 0.5, स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट कर दी इन्फ्लेशन के साथ 0.5। IRR कैश फ्लोज को लेके IRR कैलकुलेट किया 3 नंबर। मतलब कैश फ्लोज को लेके, मैं जरा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं यहां पे आपको, मार्क्स लेना कितना आसान होता है, यहां समझिएगा जरा। आप ये सवाल कर रहे हैं, आपको ऊपर से अज्यूम करो कुछ नहीं आता, लेकिन आपको पता यार कैश फ्लोज हो 2 रेट्स पे एनपीवी इंटरपोलेशन, आप ये सारी फिगर अज्यूम करो और यहां तक सवाल को ले आओ। 3 नंबर इस चीज के, ऊपर से कुछ भी नहीं आता तो फिर भी 9 में से 3 नंबर ले रहे हो आप। दिस इज व्हाट स्टेप वाइज मार्किंग मीन। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप मार्किंग स्कीम को जरूर देखा करो। सो 3 नंबर सिर्फ IRR की डिटर्मिनेशन के हैं, और ड्यू डिलीजेंस को इग्नोर करना और इंटरेस्ट कॉस्ट को अगर आपने वर्किंग में शामिल नहीं किया तो 1 नंबर इसका भी मिलता है। तो मुझे लगता है आप 4 नंबर ले पाते हो। तो दिस इज वाज द मिनिमम स्कोर विच वन शुड स्कोर। तो जनाब इस वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बजटिंग की क्वेश्चन के साथ, की डिस्कशन के साथ एक बार फिर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।